नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो देखिए, दुनिया के दो ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पर इस वक्त बारूद बरस रहा है, जहां पर जमकर विध्वंस मचा है। अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले बहुत तेज हो गए और वहीं यूक्रेन पर भी डबल खतरा इस वक्त रूस की तरफ से मंडरा रहा है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे से बहुत बड़े खुलासे बताएंगे आपको, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा हमला हो गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे एक साथ 100 रॉकेट। इजराइल का आरोप है कि रिहायशी इलाकों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले को जो अंजाम दिया गया और एक साथ 100 रॉकेट को दागा गया। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर एक साथ यह हमला हुआ। उसके बाद देखिए यह मंजर। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर लेबनान से एक और बड़ा हमला हुआ है। इजरायली बेस पर रॉकेट की बारिश हुई है। इजरायली बेस सेटलमेंट को भारी नुकसान की खबर है। इस हमले में इजराइल के किरियत शमोना पर हमला किया गया। तो ये देखिए, एक और इजरायली शहर जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से, जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, उसकी तरफ से हमला बोला गया। किरियत शमोना पर हमले की तस्वीर है। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। इजराइल पर लेबनान से एक और हमले की कोशिश हुई है। हाइफा के पास किरियत अता पर हमले की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने इस हमले को नाकाम किया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और एक और बड़ी खबर, इजरायली बेस पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखा रहे। हाइफा शहर, इजरायली बेस पर ड्रोन से हमला। कल रात से हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आई है। इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया। यह देखिए आप। और वहीं दूसरी तरफ बदला भी लिया गया इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह पर इजराइल का भीषण पलटवार। तैर हरफा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। वेपन रॉकेट स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह किया गया। तो ये देखिए, तैर हरफा की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह जिसकी तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, बड़ा ऑफेंसिव जो कि इजराइल के खिलाफ देखने को मिला, इसका कैसे पलटवार किया है इजराइल ने, ये तस्वीरें। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। इजराइल पर लेबनान का यह हमला ईरान के ही इशारों पर हो रहा है। लिहाजा जानकार इस बात को मान रहे हैं कि इजराइल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐलान इस बात का किया गया है कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। दाएफ और इस्माइल हानिया की मौत का बदला होगा, गाजा की तबाही का बदला लिया जाएगा और साथ ही अल-अक्सा अग्निकांड का भी। और उसके बाद इजराइल पर कभी भी और बड़ा हमला किया जा सकता है और सीधे ईरान इस हमले को अंजाम दे सकता है। तबरीज एयरबेस पर हलचल बेहद तेज हो चुकी है। हमादान एयरबेस पर मिसाइलें और फाइटर जेट्स तैयार हैं। वाहदती एयरबेस पर सेना की बड़ी मूवमेंट हो रही है। पश्चिमी ईरान में आईआरजीसी के सभी एयरबेस और मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर हैं।
IRGC के सभी कमांडर्स सेना एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, मिसाइलों को लोड किया जा रहा है। आशंका है कि इन सभी तैयारियों के सेंटर में है ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, जिस पर ईरानी धरती से आज रात सीधा हमला होने की आशंका है। आशंका है कि ईरान इजराइल संहार की तैयारी कर चुका है और वो आज रात किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की वर्षा कर सकता है। तेल अवीव में तबाही ला सकता है। सवाल है कि ईरान के इजराइल पर हमले की प्रबल आशंका क्यों है? वो कौन सी वजह है जिससे इजराइल पर विनाश के बादल मंडराने लगे हैं? ईरानी हमले की आशंकाओं के पीछे दो बड़ी वजहें। नंबर 1, ईरान ने अपने पश्चिमी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। किसी भी एयरलाइंस को यहां से नहीं गुजरने की सलाह दी है। यह बंदिश 24 अगस्त तक जारी रहेगी। नंबर 2, अगले 24 घंटे में ईरान 14 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। यह स्पेस में ईरान का सबसे बड़ा मिशन होगा। यही वो वजह है जो इजराइल पर ईरानी हमले के षड्यंत्र का संकेत दे रही है और खाड़ी में युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल सकती है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से ईरान पर हमले का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुलेमानी की मौत के बाद वो ईरान से बड़े हमले की मांग कर रहा है, जो सीधा ईरानी धरती से तेल अवीव पर हो। हाल ही में खबरें आई थी कि खमेनी ने फिलहाल ईरानी प्रॉक्सी से ही हमले जारी रखने के लिए कहा है, लेकिन हिजबुल्लाह और बाकी संगठन इस बात से नाखुश हैं। ऐसे में ईरान के प्रभुत्व पर खतरा मंडराने लगा है। इन हालातों में माना जा रहा है कि ईरान आज रात ही इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और इसीलिए ये सब तैयारियां की गई हैं। ईरानी हमले की जानकारी रूस को भी है। रूस जानता है कि इजराइल पर पलटवार जरूर होगा। दावा है कि रूस की तरफ से ईरान को नए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, जिसकी टेस्टिंग भी IRGC ने शुरू कर दी है। इन्हें ईरानी शहरों, मिलिट्री बेस और एयरबेस के आसपास तैनात किया जाएगा। साफ है, इजराइल पर ईरानी हमले में रूस उसका हर तरह से साथ देने वाला है। इधर अमेरिका भी इजराइल के साथ डटकर खड़ा है। बाइडेन को भी आज रात ईरानी हमला होने की खबर है। ऐसे में इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पुख्ता घेराबंदी की है। और वहीं अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के लिए आज बेहद खास दिन है, आजादी दिवस है यूक्रेन का। तो सवाल है कि क्या व्लादिमीर पुतिन आज यूक्रेन को दहलाने का प्लान बना चुके हैं, जैसे कि खबर सामने आई है। अमेरिका आगाह कर चुका है यूक्रेन को। रूस का नो लिमिट दोस्त चीन भी अपने नागरिकों को अलर्ट रहने की सलाह दे चुका है। मतलब साफ है, कुछ तो ऐसा है जो कि चीन जानता है और यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी पुतिन कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद से बदले की आग में जल रहे हैं, यानी कि साफ है कि पुतिन बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या वो मौका यूक्रेन का आजादी दिवस है, जो कि आज है। तो यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही, इसके कुछ संकेत आपको फटाफट बताते हैं। पहला संकेत, यूक्रेन का आजादी दिवस यूक्रेन के लिए खास दिन। पुतिन चाहेंगे आज बड़ी चोट पहुंचाई जाए यूक्रेन को। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन के हिमाकत, कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे से काफी ज्यादा पुतिन को फजीहत झेलनी पड़ रही है। और तीसरी बड़ी बात और संकेत, यूक्रेन का बढ़ता हुआ दायरा, लगातार यूक्रेन का नए इलाकों पर कब्जा हो रहा और यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है पुतिन को। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कुर्स्क का जवाब नहीं दिया गया तो विद्रोह का जो डर है वो व्लादिमीर पुतिन को अपनी सेना के अंदर ही सता रहा है और साथ ही साथ सत्ता पर भी बड़ा संकट इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को सता रहा है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी बढ़त से जो पुतिन के विरोधी हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और ऐसा माहौल ना बन जाए, इसलिए आज बड़े हमलों का अंजाम दिया जा सकता है। इस बात के संकेत तो एक तरफ जहां यूक्रेन के आजादी दिवस पर रूस बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ
यूक्रेन के फ्रीडम स्क्वायर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की यूक्रेन की राजधानी कीव से खास रिपोर्ट आप देखिए। आज 24 अगस्त की तारीख है और इस तारीख में टीवी9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है और आज यूक्रेन अपनी आजादी की 34वीं सालगिरह मना रहा है और आज का दिन इस धरती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का दिन यूक्रेन वालों के लिए बहुत डर और दहशत का भी दिन है, क्योंकि आज के दिन ही 1991 में रूस से टूटकर सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक रशिया ने इसको मान्यता नहीं दी। और अब तब जब पिछले 2.5 सालों से यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, तब इस पूरे मामले में आज के दिन एक बड़े हमले की आशंका जताई गई है और इसको लेकर न सिर्फ अमेरिका की एम्बेसी जो कि यूक्रेन में मौजूद है, बल्कि चाइना ने भी एडवाइजरी जारी की है और यह कहा है कि आज यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हमला हो सकता है। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के फ्रीडम स्क्वायर पर मौजूद है और ये तमाम झंडे जो पूरा नजर आ रहा है आपको, ये फ्रीडम स्क्वायर पर प्रतीक है उस लड़ाई का जिसमें हजारों हजार की तादाद में सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी है। और यहां लोग जो यूक्रेनी हैं वो यहां पर आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप तमाम सैनिकों की फोटोज भी यहां पर देख सकते हैं। और आज के दिन जब वो अपनी आजादी की सालगिरह को मना रहा है, तब ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि शनिवार का दिन है, चहल पहल कम है और लोग डर और दहशत के मारे सड़कों पर कम निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़े हमले की आशंका जताई गई है और इसको लेकर अमेरिका और चीन ने भी एडवाइजरी जारी की है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से 6 अगस्त के बाद से क्रुक्स में घुसपैठ की है यूक्रेन ने, उससे रशिया बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसका बदला लेने के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है कि युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलता, रह जाती है तो सिर्फ खौफनाक और दर्द भरी यादें और बिछड़ जाते हैं अपने। आज यूक्रेन के फ्रीडम स्क्वायर पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे युद्ध में अपने बेटे को खो चुकी एक महिला से मिले हैं। जब संवाददाता विपिन ने उनसे बात की तो दिल का दर्द आंखों से छलक आया। रिपोर्ट आप देखिए। 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपनी आजादी की 34वीं सालगिरह मना रहा है, ऐसे में जिस युद्ध की विभीषिका को यूक्रेन झेल रहा है, उसके बाद उसके सैनिकों की याद में फ्रीडम स्क्वायर पर इस तरह के झंडे लगाए गए हैं। और आज की सुबह देखिए कैसे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हुए हैं और उनके चेहरों पर साफ तौर पर दुख और निराशा देखी जा रही है। यहाँ पर लोग रोते हुए उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं और ये वो शहीद सैनिकों के परिवार के लोग हैं जो इस वक्त आ रहे हैं और रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा सामने आइए, ये सामने से हम एक बार तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभवतः उनकी फैमिलीज के लोग हैं। आज सुबह सुबह फूल अर्पित करने आए हैं, नया झंडा लेकर आए हैं और इनके चेहरे पर देखिए वो निराशा, वो भाव, वो दुख जो इस शहादत के बाद पनपती है इस देश के लोगों में। और यही इस देश के लोगों की ताकत है, कैसे लोग यहाँ पर अपने शहीद सैनिकों को नमन करने के लिए आए हैं और रो रहे हैं, बिलग रहे हैं। एक बार बात भी करने की कोशिश करते हैं। कैन आई टॉक टू यू? एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज योर नेम? You're crying. It's a painful moment Я for you. мама. Я мама. Oh. Маза. Your son? Сын. Мій син. क्या जरा वीरेंद्र आगे आइए और ये देखिए ये इनके बेटे हैं जो इस युद्ध में शहीद हो गए थे और अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हैं। इंग्लिश यूक्रेनियंस को आमतौर पर नहीं आती है, लेकिन फूल लेकर आई हैं, बेटे की शहादत को नमन करने के लिए आई हैं और माँ का कलेजा है, इसलिए माँ रो रही है। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट योर सन, अबाउट दिस फ्रीडम, अबाउट दिस वॉर? Зупиніть війну. Зупиніть війну. Діти наші гинуть. Мені нічого сказати більше. Зупиніть війну. За що наших дітей вбивають? Зупиніть Росію. हम देखिए इनकी भाषा बेशक ना समझ सके, लेकिन ये आंसू, ये रोना, ये तकलीफ ये बताता है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट हो तो इस देश के लिए, कोई भी देश के लिए, उसके सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटते हैं।
और देखिए इन सब के बीच एक बड़ी खबर वॉर जोन से ये कि कुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार हुआ है। रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो कुर्स्क में रूस की तरफ से जल्द अपने इलाके को खाली कराने की कोशिश और बड़ा पलटवार किया गया है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रूसी हमले की और रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, क्योंकि खबर यह है कि कई जो प्राइवेट आर्मीज है उसमें अमेरिकी प्राइवेट आर्मी के भी सैनिक इस वक्त लड़ रहे हैं। और एक और खबर, रूस पर यूक्रेन का क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। नेपच्यून क्रूज मिसाइल से रूस पर हमले को अंजाम दिया गया। हथियार डंपिंग ग्राउंड पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए और एक और बड़ी खबर है वॉर जोन से, रूस के खिलाफ यूक्रेन का नया ऑपरेशन। खार्किव में नया ऑफेंसिव ऑपरेशन का दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा 300 रूसी सैनिक इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा खार्किव में किया जा रहा है। खार्किव जिसके बहुत बड़े इलाके पर इस वक्त रूस का कब्जा है। तो यूक्रेन का नया ऑपरेशन खार्किव में चल रहा है इस वक्त। यूक्रेन का दावा यह है कि उसने खार्किव में एक छोटा लेकिन सफल ऑपरेशन है रूस के खिलाफ अंजाम दिया। इसमें 300 रूसी सैनिक मारे गए, इस बात का दावा यूक्रेन कर रहा है। करीब 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में भी कामयाब रहा है यूक्रेन और खार्किव में रूस कमजोर साबित हो रहा है, यह दावा किया गया। अब समझिए आप कि यूक्रेन के इस नए ऑपरेशन के मायने क्या है। दरअसल यूक्रेन का बढ़ता कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। कुर्स्क में सफलता के बाद यूक्रेन की सेना में जोश आई है। रूस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी इसके जरिए यूक्रेन हासिल करना चाहता है। इधर एक और बड़ी खबर, कुर्स्क को लेकर रूस की डिफेंसिव रणनीति सामने आई है। तस्वीरों के जरिए खुलासा, रूस ने बनाई है डिफेंस लाइन। कुर्स्क में रूस ने डिफेंस लाइन को तैयार किया है और उसका बाकायदा मैप के जरिए भी जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने आया है। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से मैप के जरिए जो कुर्स्क में डिफेंसिव लाइन है वो तैयार की गई है, जहां पर रूसी बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो और आगे ना बढ़े। इसके अलावा ट्रेंच को तैयार किया गया है, इंजीनियरिंग उपकरण वहां पर लगाए गए। रूस की ये डिफेंसिव लाइन है जो कि आप देख पा रहे हैं इस मैप के जरिए। तो ये देखिए कुर्स्क, जहां पर 90% से ज्यादा भूभाग पर जो कि रूस का इलाका है वहां पर यूक्रेनी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। अब ये जो आप एरो के जरिए देख पा रहे हैं ये वही डिफेंसिव लाइन है जो ट्रेंच बनाई गई है ताकि यूक्रेनी सैनिक और आगे ना बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत में मैं आपसे पूछूंगा एक बेहद ही गंभीर सवाल। मदरसों के बारे में आप क्या जानते हैं? कितना जानते हैं या फिर कितना नहीं जानते हैं? मदरसे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं लेकिन ज्यादातर गलत कारणों की वजह से। कभी इनको कन्वर्जन का अड्डा बता दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि मदरसों में बम बनाना सिखाया जाता है, कभी कहा जाता है कि मदरसों में बच्चों को कट्टर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और कई बार तो इनका नाम पाकिस्तान से जुड़ जाता है, वहां की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम एक बड़े मदरसे में मौजूद हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, आजादी से पहले का है। आइए जरा यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, यहाँ के टीचर से, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं और फिर आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमामा। मोहम्मद उमामा, आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। कितने साल से आप इस मदरसे में पढ़ रहे हैं? नए आए हैं, अभी बकरीद बाद आए हैं। अच्छा, अभी नए आए हैं। तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है आपको? हिफ्स करते हैं। हिफ्स करते हैं? उसमें क्या कुरान शरीफ पढ़ाते हैं आपको? जी। और इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं आप यहाँ पे? जी, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब पढ़ते हैं। हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके पौने 1 बजे तक होती है। पौने 1 बजे तक। तो अभी हिंदी अंग्रेजी कुछ बताएंगे हमें? हिंदी अंग्रेजी में क्या पढ़ा आपने अभी तक? कुछ भी? कोई पोयम या कुछ भी? अच्छा, हिफ्ज़ सुनाइए, आप जो हिफ्ज़ पढ़ते हैं जो वही सुनाइए। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आपका क्या नाम है, आप बताइए. My name is Amjad Sharif. Your name is Amjad Sharif. You can talk in English? Of course, little bit like. So do you read English here? Yes. In which class you are studying? Yes. In which class you are studying? I'm studying in Fazilat last year. I mean, I'm pursuing my last year of my graduation. ओके. शरीफ, आप मदरसे में दीनी तालीम तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी माशाल्लाह आप बोल भी लेते हैं, इसलिए तो आप तारीफ़ के लायक हैं. बताइए और क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे. We did here basically like Islamic. नहीं, आप हिंदी में बात करिए. हमारा व्यूअर समझ गया आपको अंग्रेज़ी आती है, लेकिन आप हिंदी में बात करिए क्योंकि हमारा व्यूअर हिंदी सुनेगा आपसे. यहाँ बेसिकली फोकस होता है कि इस्लामिक स्टडीज़ पर ज़्यादा ही हो, जैसे कि हम तफसीर, हदीस एंड लाइक फ़िक़्ह लाइक दैट. और कुछ हम अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं. हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर इंग्लिश भी है और डेट्स व्हाई वी कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो. आई मीन प्रॉपरली इस सब्जेक्ट पर भी मदरसे में, हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है. मदरसों को लेकर बाहरी दुनिया में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, इसीलिए आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं. अभी कोई कहता है कि मदरसों में बच्चों को आतंकी बनाना सिखाते हैं, कोई कहता है मदरसे कन्वर्जन का अड्डा बन गए. ये जो लोग कहते हैं तो दिल में क्या आता है, क्या समझ में आता है? अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर, जब कोई इस तरह की अफवाहें और इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाता है कि मदरसे में जो है वो कट्टरपंथी और आतंकवादी पैदा किए जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मदरसा जो है वो पूरे मुल्क को और मुल्क की जमहूरियत को साथ में लेकर चलता है और उसी हिसाब से यहाँ पर स्टडी भी करवाई जाती है. मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप नाराज़ ना हो तो, ये चेक करने के लिए कि आपको दुआरी दुनिया का कितना इल्म है. जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम कोई और बता रहा है? बताइए बताइए बताइए, कोई भी बता सकता है, हाथ उठाइए. राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है. द्रौपदी मुर्मू है. और हमारे देश के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम मालूम है किसी को? बताइए. नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी कहाँ से हैं? उनका राज्य का क्या है? गुजरात से. गुजरात से. अभी ओलंपिक्स हुए, हमारे ओलंपियंस के बारे में कौन जानता है? नीरज चोपड़ा का नाम किसने किसने सुना है? सुना है? आपने सुना है? नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं बताइए? कबड्डी. कबड्डी नहीं, अभी कोई बताएगा नहीं. और बताए कोई, आप बताओ. नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? वो भाला फेंकते हैं, जेवलिन. भाला फेंकते हैं, जैवलिन. इनके लिए तालियां हो जाए. मनु भाकर का नाम किसने किसने सुना है? मनु भाकर. मनु भाकर नहीं सुना? अभी 2 मेडल जीत के आई है ओलंपिक से वो. बताइए. पीछे पीछे कौन, आप बताएंगे ना? बताइए. मनु भाकर का नाम सुना आपने? और कोई बता रहा था, मैंने सुना है. आप बता रहे थे? कबड्डी पीली. नहीं, मनु भाकर कबड्डी नहीं खेलती. और कोई? चलिए, फिल्मों में किसकी दिलचस्पी है? फिल्में किसने, लास्ट फिल्म किसने देखी यहाँ पर भी? कौन सी? स्त्री 2 देखी किसी ने? नहीं देखी? कोई फिल्म देखी किसी ने? या फिल्में देखना मना है यहाँ पर? नहीं. टीवी मना है? वो कह रहे मना है. क्या मना है बताइए? इस्लाम में जायज़ नहीं है मूवी देखना. इस्लाम में मूवी देखना जायज़ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं जायज़ है? गुनाह है. गुनाह है, ऐसा क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब चीज़ें हराम हैं जो कि आखिरत में हमारे लिए नुकसानदेह हो. तो मदरसे में आपको मना करते हैं टीवी देखने से? मदरसे में ही नहीं, हर जगह जो इस्लाम में है सबको मना है कि वो मूवी देखें या म्यूजिक सुने. कि उसमें जो औरत रहती है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फीमेल्स जो रहते हैं वो बग़ैर पर्दे के रहते हैं. और इस्लाम में बग़ैर पर्दे के किसी भी औरत को देखना या मतलब इस तरह की चीज़ें देखना ये सही नहीं माना जाता, इसको गुनाह समझा जाता है. क्योंकि जब एक औरत को इस तरह देखोगे तो उसके मन में जो है वो गलत, उसके लिए एक गलत असर पैदा होगा उस औरत के लिए. इसलिए मना किया जाता है ताकि उनसे बचा जाए और अब गुनाह से इंसान बचे. और हम लोग वैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक पे. जैसे हमारे इस्लाम में जो मतलब बेहयाई की चीज़ें, इसको देखना वैसे जायज़ नहीं है. हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन जब ऐसे वीडियो आ जाते हैं हमारे मतलब स्क्रीन पर तो हम उसको जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं. ये कह रहे हैं इंस्टाग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखते हैं,
लेकिन जब कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इनके हिसाब से बेहयाई की चीज है तो उसको वो स्वाइप कर देते हैं ऊपर। यही कह रहे हैं ना आप, उसको नहीं देखते हैं और आगे तो आंखें बंद कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ मैनेजमेंट से जुड़े हुए एक शख्स हैं। सर, अपना नाम, अपना परिचय पूरा दीजिए। मेरा नाम आमिर अब्दुल रशीद है और मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर समझ लें। ये सारा मेरे अंडर में है और मैं ही इसको रन आउट करता हूँ। तो आज मैं आपके मदरसे में आया हूँ, आपने इजाज़त दी, सबसे पहले तो इसका आपका शुक्रिया। आइए ज़रा मेरे साथ, और बच्चों से बात करने का आपने मौका दिया। इन बच्चों को, ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं आप? इसमें इस्लामिक स्टडीज़ होती हैं, प्लस मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग लैंग्वेजेस सिखाते हैं इनको, जो NCERT के टेक्स्ट बुक्स पे हैं, वो जैसे अंग्रेजी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ये और इन फ्यूचर हम यहाँ साइंस भी लाना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी स्टडीज़ को कम्बिनेशन नहीं हो पाता। क्या आप इन बच्चों को बम बनाना सिखाते हैं? आपको लगता है? नहीं, एक बेसिकली है जो 140 साल से चला आ रहा है। हाँ। और कभी कभी आज तक इस तरह के कोई सबूत मिले किसी को? कभी नहीं। और ना आपको हिंदुस्तान के किसी भी मदारिस से इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी। फिर दूसरा सवाल, क्या आप इन बच्चों को कन्वर्ट करना सिखाते हैं? कन्वर्जन देखिए, बाय फोर्स ना इस्लाम में अलाउ है और ना कोई कर सकता है। ये सब झूठी बात है और जो भी करता है वो गलत करता है। क्या आप इन बच्चों को दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सिखाते हैं? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हिंदुओं से नफरत करना सिखाते हैं? अगर ऐसी बात होती तो यह यहाँ होते, या हम यहाँ होते, हम भी ऊपर पहुँचे होते। ऊपर पहुँचे होते मतलब? यानी कि हम भी धरती छोड़ चुके होते। अगर इस तरह की नफरत होती है तो कौन जिंदा रहता? आपने मदरसे में पढ़ाई की है? कौन? मैंने शुरू में किया, 1-2 साल। बिल्कुल। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे तो नहीं, वो तो घर के एजुकेशन। मदरसों को लेकर बहुत तरह की जो सुर्खियां बनी है हाल फिलहाल में, जिसमें बहुत सारी ज्यादातर गलत कारणों की वजह से बनी है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ NCPCR के चेयरमैन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। प्रियंक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मदरसों को लेकर आपने काफी काम किया है, ट्वीट किया है। अभी आपने एक ट्वीट किया कि बिहार के किसी मदरसे में गलत पढ़ाया जा रहा है, आपने उसको ISI से भी जोड़ दिया। मदरसों को लेकर आपका क्या रिसर्च है, ये बताइए, देश में मदरसों की स्थिति क्या है? देखिए, देश में मदरसों में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। भारत का जो संविधान है वो अपने अनुच्छेद 21 में देश के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार, और सरकारों को ड्यूटी बाउंड करता है कि इसको देने के लिए कानून बनाए। सरकार ने जो कानून बनाया वो शिक्षा का अधिकार कानून है। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 ये कहती है कि मदरसे इसके दायरे के बाहर हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन में ये नहीं कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर हैं। मदरसे दीनी तालीम के, धार्मिक शिक्षा के स्थान है। मदरसों का फंडामेंटल एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग मदरसे में ये बोला जाता है कि सूरज जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मदरसों में जो है ये बोला जाता है 30 बच्चों की क्लास में 2 डेस्क खाली छोड़ दी जाती हैं, ये बोल के कि इस पर जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों में ये बोला जाता है कि लड़कियां अगर एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं तो उनको ऐसे स्कूलों में से निकाल लिया जाए जहां मेल टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मदरसों में ये बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा टाई लगा के स्कूल जा रहा है तो वो क्रॉस धारण करके स्कूल जा रहा है, वो क्रिश्चियन प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहिए। मदरसों में ये बोला जाता है कि एक वक्त पर बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मदरसे का जो टीचर है, जो उस्ताद है, जो कारी है, वो किसी बच्चे को 3 थप्पड़ मार सकता है एक बार में। बच्चा चाहे तो कयामत के दिन इसका बदला ले ले। तो ये जो शिक्षा है ये साइंटिफिक नहीं है। मैं अभी मदरसे में घूम के आया,
मैंने पूछा मदरसों के बारे में, लोग कहते हैं यहाँ आप कट्टर शिक्षा देते हैं लोगों को, आप यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को क्या आप ऐसी तालीम देते हैं जिससे वो दूसरे धर्म के प्रति उनका नजरिया अलग हो जाए? तो कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ाते। जो इस्लाम को समझ गया वो समझ गया कि इस्लाम इंसानियत पढ़ाता है। तालीमुल इस्लाम जैसी किताब यहाँ पढ़ाई जाती है। अब तालीमुल इस्लाम क्या है? तालीमुल इस्लाम में जो अभी हमको रिसेंटली किताब मिली, जो बिहार मदरसा बोर्ड ने प्रेस्क्राइब की थी, जो पाकिस्तान में छपी हुई किताब थी, उसका जब अंग्रेज़ी तर्जुमा हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति एक से ज़्यादा भगवान में मानता है वो काफिर है। तो ये बच्चों के कोमल मन में भर देना गलत है। हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ाने वाले प्रोफेसर जुनैद हैरिस। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं और आज एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में या एक देश की जानी मानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो हैरिस साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, मैं मदरसों पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, मदरसे से पढ़ के आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत आश्चर्यजनक, कि पहली बात तो मदरसा और स्कूल में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं। अरबी ज़बान में स्कूल को मदरसा कहते हैं, ठीक है, और वो जगह जहाँ तालीम दी जाती है, वो जगह जहाँ पर तालीम दी जाती है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। अब रह गई बात कि वहाँ से पढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा। हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मदरसे से पढ़ के पहुँच सकता है, तो मैं तो यूनिवर्सिटी ही तक पहुँचा हूँ। ये खबर आती है कि बिहार के एक मदरसे में पाकिस्तान की किताब पढ़ाई जा रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ काफिर का मतलब होता है वो जो एक से ज़्यादा भगवान में भरोसा करे। और फिर उस मदरसे में एक हिंदू बच्चा भी पढ़ रहा है जिसके यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो फिर वो मदरसे की इमेज ख़राब करता है या सही करता है? मैं एक बहुत क्लियर सी बात कह रहा हूँ, ये तो मैं 110% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की लिखी हुई कोई किताब किसी मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा और बुरा पढ़ाने का मेयार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की पढ़ाने का क्या मतलब? अगर पढ़ाई जाएगी तो अरब की लिखी हुई पढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान इस लायक कहाँ है कि हमारे सामने खड़ा हो सके? हाँ, सिलेबस। लेकिन ये खबर तो आई कि कोई मदरसे में बैठ के बम बना रहा था, ये खबर तो आई कि कोई मदरसे में ऐसे लोग पकड़े गए जिनका संबंध किसी आतंकी संगठन से हुआ, खबर तो आई है। हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन है। मैं आपको बता दूँ, मदरसे के एक कंपाउंड को यूज़ करके ऐसा किसी ने किया हो ये मुमकिन है, लेकिन वो मदरसे वाला नहीं हो सकता है। और मैं नहीं जानता हूँ, मैं वाकई नहीं जानता हूँ कि कोई मदरसे के पढ़े हुए आदमी ने बम बनाया हो उस मकसद से कि हम दूसरों को तकलीफ। मैं पहुंचा हूं अब मदरसा फैजुल उलूम खड्डे वाली मस्जिद पर, जहां पर कुछ बच्चे इस वक्त पढ़ाई में लीन है, तल्लीन है। मदरसों में लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत कट्टर बना देते हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में बहुत गलत सिखाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं है तो कैसा है? सबके लिए अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी बातें बताते हैं। जैसे मैं अगर खुलकर पूछूं, हिंदुओं के लिए क्या बताते हैं? हिंदू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताते, अपने लिए बताते हैं ज़्यादा, मुसलमानों के लिए। वो ज़्यादा हिंदू के लिए गलत नहीं बोलते। गलत नहीं बोलते हैं। देखिए, अब जिस मदरसे में हैं हम, इस मदरसे में केवल लड़के नहीं बल्कि लड़कियों की पढ़ाई भी होती है। और यहाँ पर देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं मदरसे में तालीम हासिल करने। इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? My name is Rida Rahman. Your name is Rida Rahman. What do you study here? My name is Rida Rahman. Your name is Rida Rahman. क्या करते हो आप मदरसे में, क्या पढ़ते हो? दीनी तालीम। दीनी तालीम। और स्कूल भी जाते हो आप? 3rd क्लास। 3rd क्लास में हो? किस स्कूल जाते हो आप? MCD। MCD। कितने साल के हो आप? क्या उम्र है आपकी? 8। तो ये बताओ, आप स्कूल भी जाते हो और फिर मदरसा भी आते हो, ऐसा क्यों? मन करता है या मम्मी पापा बोलते हैं? मन करता है। मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? यहाँ क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम। दीनी तालीम में क्या पढ़ाते हैं? नबी के नाम, नबी की पैदाइश
और नबी के वालिद माजिद की उम्र ये सब। अच्छा, तो फिर यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? 1 साल। और स्कूल में क्या पढ़ते हो? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। किस क्लास में? 3rd में? 3rd क्लास में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो बनना चाहती हूँ टीचर। टीचर? मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में क्यों? अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना। अच्छा लगता है तो बच्चे को तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ना पसंद है? उर्दू। उर्दू? कुछ पढ़ के बताओ हमें। हिफ्ज़े सूरा कुरान करीम की किसी भी सूरा को याद करने को हिफ्ज़े सूरा कहते हैं। ताबुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। अब जो आपने पढ़ा इसका मुझे हिंदी में तर्जुमा बताओ, क्या है इसका मतलब? क्योंकि अभी ये जो है अव्वल क्लास है और ये छोटे बच्चों की जैसे कि प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो ये जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं पंजुम के बाद ये अरबी ग्रामर सीखते हैं तब तर्जुमा बताया जाता है। या फिर कुछ बच्चे जैसे शौकीन होते हैं दीनियात सीखने के या इस्लाम से मुतालिक उनके दिल में जज्बा होता है कि हम इसका तर्जुमा याद करें, हम इसका मतलब याद करें, तो वो कर सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम जो दी जाती है उससे बच्चे, मुस्लिम बच्चे कट्टर हो जाते हैं, हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सीखने लगते हैं। देखिए हमारा इस्लाम इतना, बस जो मज़हब को हमारे समझ गया वो ये बात कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। ये मज़हब तो इतना अच्छा और इतना पाकीज़ा है कि जिसने इस मज़हब को सीख लिया, समझ लिया। असल में हमसे कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा हमें मालूम हो कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ना, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को जानें, समझें, तो कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ मुसलमान क्या, कोई भी गैर मुस्लिम भी अगर हमारे मज़हब को का मुताला करता है तो वो ये कह ही नहीं सकता कि हम किसी, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी इंसान का झूठा भी पाक है। ये तो हम अपने दिल से नफरतें करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म। तो मदरसे की भी क्या ये यूनिफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो कुर्ते, लड़के मतलब जो बच्चे आएंगे वो लड़के जो आएंगे वो कुर्ता पैजामा और टोपी में आएंगे और जो बच्चियाँ आएंगी ये हिजाब में और बुरखे में आएंगी? जी, इसकी वजह है इसकी वजह ये है कि हमारा जो मज़हब है वो ये सिखाता है, वो ये बतलाता है कि हमारा एक लिबास होना चाहिए। हम जो है अंधी तकलीद नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लड़की हो, वो अगर बेपर्दा फिरेगी, आधा आधा जिस्म अपना दिखाएगी तो हम लोगों की नज़रें उस पर गलत पड़ती हैं। तो इस्लाम जो है उसने जो है औरत को जो है कीमती चीज़ बताया। अब जो कीमती चीज़ होती है तो उसको तो छुपा कर ही रखा जाता है ना। अब लड़कियां तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी सोच है, क्योंकि उन्होंने दीन सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं। जिसने सीख लिया, मैं कह रही हूँ ना, वो तो पर्दा किए बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सानिया मिर्ज़ा का उदाहरण देते हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन वो टेनिस खेलती हैं, वो ड्रेस में याद करते हैं। तो आप यही बात कह रहे हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को मैं क्या जानूँ, वो उनकी चॉइस है, उनका दिल है। जो पूरा पूरा पक्का ईमान वाला हो जाता है वो तो कभी बेपर्दा रहेगा ही नहीं। नहीं, कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको उसमें नहीं कर सकते, तब क्या करें? वो उनकी मजबूरी हो जाती है और अल्लाह ताला जब हिदायत देगा तो वो भी पलट आएंगे। सारे तथ्य आपके सामने हैं, लोगों से की गई बातचीत आपके सामने है, ग्राउंड पर मैंने अपने कैमरे से क्या देखा वो आपके सामने है। अब तय आपको करना है कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वैसे भी साहिर लुधियानवी कह गए हैं, ले दे के फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।